We have discussed about electric flux. What is electric flux? How do we calculate it? What is the meaning of positive electric flux and negative electric flux? Now we'll calculate the flux passing through different types of surfaces using Gauss law. Actually, Gauss law gives us a tool so that we can easily calculate the flux passing through a surface. जैसे कि पहले क्लासेस में भी देखा था कि अगर कुछ इरेगुलर शेप का सरफेस है और यू कैन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम कूलम्स लॉ की हेल्प से करते हैं. कूलम्स लॉ वर्क्स व्हेन वी आर डीलिंग विथ पॉइंट चार्जेस, बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसी डिफ़िकल्टी के लिए हमें एक टूल मिल जाता है दैट इज़ कॉल्ड गॉस लॉ. गॉस लॉ की हेल्प से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. इसकी हेल्प से जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले फ्लक्स कैलकुलेशंस हैं वो भी आसानी से किए जा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं. ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है. इसके एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. जैसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है इसको अल्जेब्राइकली हम ऐड करेंगे, बिकॉज फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड अल्जेब्राइकली. पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ इसको ऐड कर सकते हैं. तो जो नेट वैल्यू आएगी दैट विल बी नेट फ्लक्स. अगर नेट फ्लक्स पॉजिटिव आया इट मीन्स नेट फ्लक्स इज आउटगोइंग फ्लक्स, और अगर नेट फ्लक्स नेगेटिव आता है इट मीन्स नेट फ्लक्स इज इनकमिंग फ्लक्स फॉर द गिवन क्लोज्ड सरफेस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लोज्ड सरफेस. सो गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस. ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है. ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं है. क्लियर? तो क्लोज्ड सरफेस का मीनिंग क्या होता है, ओपन सरफेस का मीनिंग क्या होता है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस. नेक्स्ट is 1/ε0 times the net charge enclosed by the surface. सरफेस के अंदर नेट चार्ज जितना आ रहा है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड का मीनिंग कि एक बंद सरफेस है, उसके अंदर सपोज एक हमने बॉक्स लिया और बॉक्स के बाहर, बॉक्स में सपोज हमने कुछ मार्बल्स रख दिए, सपोज 2-3 मार्बल अंदर रख दिए और एक दो बाहर डाल दिए. तो वैसे ही समझो कि बॉक्स के अंदर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, only that is to be considered for calculation of net electric flux. बाहर रखे हुए चार्ज से जो फ्लक्स पास होगा that is not considered. Why it is not considered? It can be understood easily. Suppose हमारे पास एक closed surface है, मान लो कि हम एक closed surface ले लेते हैं. इस बात को समझने के लिए कि बाहर रखे हुए चार्ज वाला फ्लक्स क्यों इंक्लूड नहीं करना है. Suppose we have this स्फेरिकल सरफेस. सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया है. ठीक है, कैसा भी हो सकता है, एनी क्लोज सरफेस. गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस. तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया और लेट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सरफेस. मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया आउटसाइड द सरफेस. अब इस पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स पास हो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के लिए रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज. तो ये हमने एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लिया सपोज आउटसाइड द सरफेस. ये हमारा क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस है. तो अगर इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसे होंगे? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें
तो वो कुछ इस तरह के होंगे, अप टू इन्फिनिटी ये फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। और फील्ड लाइंस भी यहाँ पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। सपोज ऐसे हमने कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नाउ सी इन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सम आर क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कुछ फील्ड लाइंस पास होकर जा रहे हैं, ये पेनिट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि ये जो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस वाली बात है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द लाइंस। वो कितने लाइंस ड्रॉ करता है। अभी यहाँ पे और कोई लाइंस ड्रॉ कर दे तो 3 की बजाय यहाँ पर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज जितने भी फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रहे हैं क्लोज सरफेस के इस साइड से, सपोज ये वाला साइड है, यहाँ से जितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं 3, और 3 फील्ड लाइंस ही यहाँ से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फ्लक्स को फील्ड लाइंस के टर्म्स में डिस्कस करें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पहले दिन जब ये टॉपिक डिस्कस हुआ था फ्लक्स वाला, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। एक्चुअली वो कंप्लीट बात नहीं है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बजाय हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर भी चलो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी हमें एक पिक्टोरियल व्यू देता है, तो हम फील्ड लाइंस के नंबर की बात कहकर इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस हैं वो कितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं, 1 2 3, और कितने फील्ड लाइंस यहाँ बाहर निकल रहे हैं, 1 2 3। तो अगर हम फ्लक्स को फील्ड लाइंस के टर्म्स में समझने की कोशिश करें, देन यू कैन से कि इनकमिंग फ्लक्स यहाँ जितना है, ये देखो इनकमिंग फ्लक्स सरफेस के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है और आउटगोइंग फ्लक्स जो है बोथ आर सेम। तो इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, सपोज दिस इज -5, एंड आउटगोइंग फ्लक्स विच इज टेकन एज पॉजिटिव, वो भी उतना है +5। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है, 0। और ये क्या हुआ, क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज सरफेस के बाहर रखा हुआ था, ठीक है। सो आई होप all of you understood that why the point charge which is placed outside the closed surface is not considered for calculation of flux, क्योंकि बाहर रखे हुए पॉइंट चार्ज की वजह से जो नेट फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से पास होगा that will be 0। अगर सरफेस के अंदर रखा होता पॉइंट चार्ज like this, अगर सरफेस के अंदर रखा है सपोज पॉइंट चार्ज, ये हमारा क्लोज सरफेस है और इसके अंदर अगर हम एक पॉइंट चार्ज को रख देते हैं, ठीक है, देन रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बनाएं तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स है दैट इज ओनली आउटगोइंग फ्लक्स, एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। यहाँ से एक पॉजिटिव फ्लक्स पास हो रहा है बिकॉज द फ्लक्स इज आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर यहाँ पर होता नेगेटिव चार्ज तो भी नेट फ्लक्स 0 नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अंदर रख दें एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रख देने से क्या होगा, द ओनली डिफरेंस विल बी दैट द फ्लक्स विल बी इनकमिंग। इनकमिंग फ्लक्स का मतलब हुआ नेगेटिव फ्लक्स, बट अगेन इट वोंट बी 0। नेगेटिव तो है बट 0 नहीं है। तो 0 कब होता है, जब हमारा पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर रखा हो, देन ओनली द नेट फ्लक्स इज 0, एज यू हैव सीन इन दीज 3 एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें नेट फ्लक्स है इनकमिंग एंड हेंस टेकन एज नेगेटिव, एंड इन दिस केस नेट फ्लक्स इज आउटगोइंग, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। बट इन दिस केस, ये वाले केस में पॉइंट चार्ज सरफेस के बाहर रखा है, इसलिए इसका इधर तो इनकमिंग फ्लक्स है यानी कि नेगेटिव, और इस एंड पर पॉजिटिव फ्लक्स है यानी कि आउटगोइंग। जब दोनों को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 0। दैट्स वाई वी डू नॉट कंसिडर द पॉइंट चार्जेस विच आर प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग net electric flux through a closed surface. That's why in the statement it is written that the net electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Okay. Mathematically, the statement can be written as equation 1.
इक्वेशन 1 में जिस तरह से लिखा है ऐसे हम लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। फाई ई इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एंड इट इज हाउ मच 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। So this is mathematical statement. Whenever you are asked to write the Gauss law, then you have to do both the things. This statement also you have to write, and then you have to write mathematically. Now with this diagram, let us further elaborate this statement. Suppose this one is a closed surface, और इस surface के अंदर कुछ point charges हैं, plus Q1, plus Q2, minus Q3 and plus Q4 and minus Q5, they are placed outside the closed surface. So according to this law, how much will be the net flux? This is the value of net flux according to this law, 1/ε0 times Q net enclosed. So Q net enclosed, surface के अंदर कितना point charge, कितना charge है, कितना net charge है, वो हमें देखना है। तो सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 इसमें नहीं है, ये यहाँ गलती से लिख दिया गया है। Q4 एंड Q5 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। सरफेस के अंदर जो पॉइंट चार्जेस हैं सिर्फ वही लेने हैं। तो Q4 और Q5 तो सरफेस के बाहर थे, इसलिए इनको यहाँ से हमें हटा देना है, इनको नहीं लेना है, ये गलती से यहाँ लिख दिए गए हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है। केवल सरफेस के अंदर वाले पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करना है। तो सरफेस के अंदर कौन से हैं, Q1, Q2 एंड Q3, और विद साइन उनको हम ऐड करेंगे तो नेट चार्ज हमें पता चल जाएगा। तो ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। यहाँ डायग्राम में ये जो क्लोज सरफेस है ये आलू टाइप का दिखाई दे रहा है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। किसी भी टाइप के सरफेस के लिए वॉट एवर बी द शेप और साइज, कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है, हर तरह के सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड है, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव शोन इन द डायग्राम एन इररेगुलर सरफेस। ये कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा आलू टाइप का सरफेस बना दिया है, ये आलू भी हो सकता है और तरबूज भी हो सकता है, अमरूद, सेब, और कोई भी बॉक्स, कोई भी ऐसा डब्बा हो, ठीक है। बट वो क्लोज्ड होना चाहिए, बस ओपन नहीं हो। जैसे ये बॉक्स अगर तुम देखो तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, बट अगर हम इसका लिड लगा देंगे देन इट विल बिकम अ क्लोज्ड सरफेस। कैसा भी सरफेस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सरफेस, बट इट हैज टू बी ए क्लोज्ड सरफेस। और ये जो क्लोज्ड सरफेस होती है, गॉस लॉ के कैलकुलेशन के लिए हम इसे गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस। और थोड़ा और अंग्रेजी स्टाइल मारना है तो जी सरफेस बोल लो, बट एक्चुअली इट इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। व्हाट इज ए गॉसियन सरफेस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज ए गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज्ड सरफेस थ्रू विच calculation of electric flux is being done. The important thing is Gaussian surface may be of any shape and of any size, but the only important thing it has to be a closed surface. तो अब हम गॉस लॉ को प्रूव करके देखते हैं कि ठीक है, ये स्टेटमेंट है, बताया गया है, इसको कभी कभी एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आता है। तो प्रूव करने के लिए ऐसे तो आइडियल तरीका ये है कि हमें इररेगुलर सरफेस लेकर प्रूव करना चाहिए। तो इररेगुलर सरफेस लेकर जब हम प्रूव करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड एंगल का। तो इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, देन यू कैन प्रूव गॉस लॉ यूजिंग एनी इररेगुलर शेप ऑफ सरफेस, जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ऐसे सरफेस के लिए भी गॉस लॉ प्रूव हो सकता है, बट फॉर दैट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। हमारे सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में, इररेगुलर सरफेस की बजाय एक रेगुलर शेप के सरफेस के लिए, जो कि सबसे इजी रहता है, कि स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस लॉ प्रूव करने के लिए आता है, और उसके लिए हमें सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एक रेगुलर शेप का सरफेस, यानी कि एक स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस लॉ प्रूव कर लेते हैं। दैट विल बी ईजियर ऑल्सो, क्योंकि इररेगुलर शेप की क्लोज सरफेस के लिए, जैसा अभी कहा, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो हम काम को इजी बनाने के लिए एक स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस ले लेते हैं।
सपोज ये हमारा स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, और इसकी रेडियस, सपोज इसकी रेडियस है r इसकी रेडियस ले लेते हैं, दिस इज द रेडियस, o इसका सेंटर है, और सेंटर पर ही हम अपना पॉइंट चार्ज प्लेस कर देते हैं। एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस q, यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इस स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड दैट फ्लक्स हैज़ टू बी दिस मच 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हमने पढ़ा था, फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज कैलकुलेटेड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या चीज है? एरिया वेक्टर इज द आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन ऑन ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो ये आता है ई एस cos theta. Now this theta is important. What is theta? Theta is the angle between the direction of electric field vector and the surface area vector. अब इस केस में अगर देखें, ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, प्लेन सरफेस जैसे हमने पहले पढ़ा था उसमें तो काम आसान था, एक प्लेन सरफेस बना लिया और उसका एक एरिया वेक्टर बना लिया, और सभी जगह एरिया वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है। ये मान लो हमारा प्लेन सरफेस था और इसके ऊपर हमने एक एरिया वेक्टर बना लिया ऐसे, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सेम ही डायरेक्शन रहेगा। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, अब हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे ड्रॉ करें, सभी जगह ये एंगल एक जैसा ही रहता है और कैलकुलेशन ईजी रहता है। बस ये सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो, ई एस कॉस थीटा हो जाता है। इस वाले सरफेस के लिए हम कैसे पता लगाएं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस के लिए कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है उस चार्ज पर जो सरफेस के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज का, और अवे फ्रॉम द चार्ज कैसे होता है? रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इस O को सेंटर मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए जाएं रेडियल डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पॉइंट चार्ज। कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाली बात याद करो तो मैथमेटिक्स में एक स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें, सपोज इस पॉइंट पर, सपोज एट पॉइंट P, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, एंड इफ यू ड्रॉ ए नॉर्मल ऑन द स्फेरिकल सरफेस देन इट इज ऑल्सो अलोंग द रेडियल लाइन। अगर हम स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाते हैं तो वो भी रेडियल लाइन के अलोंग ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम P पॉइंट पर एक सरफेस वेक्टर बनाएं, ठीक है, P पॉइंट पे अगर सरफेस वेक्टर बनाएं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सरफेस का छोटा एलिमेंट ले लेते हैं। एक सरफेस एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया है ds, ठीक है। इस ds सरफेस एरिया के लिए हम एक एरिया वेक्टर बनाते हैं। ये हमने एरिया वेक्टर बनाया। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये जो एरिया वेक्टर ds है, दिस विल बी अलोंग द रेडियल लाइन। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो रेडियल लाइन में था ही ऑलरेडी, क्योंकि अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 0 डिग्री। क्लियर? और किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर भी अगर हम सरफेस एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो भी रेडियल लाइन में आएगा, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पर अगर हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच सभी जगह एंगल 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस केस के लिए
फॉर ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो फिर हम क्या करें, इस छोटे सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, जो ds एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया एलिमेंट। इस छोटे एरिया एलिमेंट के लिए अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो सपोज वो इतना है d फाई, कितना होगा E डॉट ds, E डॉट ds कैन बी रिटन एज E ds cos थीटा। एंड क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, पॉइंट चार्ज हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, देन व्हाट हैपेंस, then the angle theta becomes 0 for every point and it becomes E ds cos 0, that is E ds, ठीक है। तो E ds क्या चीज है, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। तो पूरे स्फेयर के लिए कितना फ्लक्स होगा ये हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। therefore टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई की वैल्यू ये रही ई डी एस, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और इसके ऊपर हम एक ऐसे फील्ड सर्कल बनाते हैं, इंटीग्रेशन साइन के ऊपर फील्ड सर्कल। फील्ड सर्कल का मतलब होता है द इंटीग्रेशन इज फॉर द क्लोज्ड सरफेस। तो इसमें E, हर जगह E की वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। तो सरफेस के सेंटर पे चार्ज रखा है, सरफेस का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, तो E की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या हो जाएगी, k q बाय r स्क्वायर। तो स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी r डिस्टेंस पर है, तो E की वैल्यू इसलिए कांस्टेंट है। सो अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। नाउ E इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds क्या चीज है, ds है स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा एलिमेंट, ये ds। तो पूरा स्फेरिकल सरफेस ऐसे ही बहुत सारे ds सरफेस एलिमेंट से मिलकर के बना है। जैसे कि फुटबॉल होता है, फुटबॉल जो पैचेस से जोड़कर बनाया जाता है, तो एक पैच है सपोज ds, उसका एरिया है, तो पूरे फुटबॉल का एरिया कैसे निकालेंगे, सारे पैचेस के एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे फुटबॉल का सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी तो एडिशन ही होता है, ठीक है। तो ds को इंटीग्रेट करना है, यानी ऐड करना है, एक छोटे एलिमेंट के एरिया को ऐड करना है। तो सारे सरफेस एरिया एलिमेंट्स को जब ऐड कर देंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया मिलेगा। तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, r रेडियस का सरफेस था तो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ E की वैल्यू लिख देंगे k q बाई आर स्क्वायर और इधर 4 पाई आर स्क्वायर। अब k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ यू सी 4 पाई इधर डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू q। यही क्या था, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। यही तो गॉस लॉ है। तो ये हमारा गॉस लॉ प्रूव हो गया स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो फर्दर डिस्कशन गॉस लॉ का ये होगा कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है। यहाँ तो हमने एक सिंपल सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस। अदर टाइप के सरफेस अगर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तो कैसे हम गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसमें तो हमारा पॉइंट चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं था, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास।